हर हर महादेव। जय हिंद। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। बंगाल का क्या कर दिया? दीवान तैनात कर दिया। और इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और कुछ हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। और इस घटना को क्या करा गया? भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चित ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनियों के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती और बेचती रहे। अपनी जरूरतों की चीजें खरीदती और बेचती रहे। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें निश्चित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। क्यों? अगर खत्म कर देते थे उन व्यक्तियों को, स्थानीय लोगों को अगर खत्म कर दिया जाता तो क्या होता? सत्ता किस पे चलाते? शासन किस पर करते? जब जनता ही नहीं रहती तो शासन किस पर चलता? कंपनी की आमदनी कैसे हुई? अब कंपनी दीवान बन गई। और यह दीवान किसने बनाया? मुगल बादशाह ने। मुगल बादशाह ने क्या किया? दीवान बना दिया। और यह घटना हुई थी कहां पर? रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसी सैंडी लगाई कि मुगल बादशाह ने दीवान बना दिया बंगाल का। और कंपनी की आमदनी, कंपनी अब दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी कुछ को एक व्यापारी मानती थी। खुद को क्या? एक व्यापारी मानती थी। भाई दीवान तो कंपनी बन गई थी लेकिन अभी भी क्या है? वो खुद को क्या मानती थी? एक व्यापारी के तौर पे। क्योंकि बुद्धि क्या करेगी भाई? छोटी सोच वाले की बुद्धि कैसे होगी? छोटी होगी। अभी किसी को कहा जाए तुम सोचो, कितना सोच सकते हो? सपना बड़ा देख सकते हैं, छोटा देख सकते हैं। अब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सभी तो टॉप नहीं करते। भाई टीचर बच्चों को एक साथ पढ़ाता है सभी को, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक ही आते हैं। सारे क्यों नहीं आते? क्या अंतर है? क्या उनके पढ़ने में कमी है या उनके पढ़ाने में कमी है? नहीं, ना ही उनके पढ़ने में कमी है और ना ही उनके पढ़ाने में कमी है। कमी किसमें? कमी इन्वायरमेंट में है, उसके बच्चे के इंटरेस्ट में है कि बच्चे को इंटरेस्ट किस में आ रहा है। फ्री फायर खेलने में आ रहा है, फ्री फायर खेलेगा। अभी हमारी नई सीरीज भी शुरू होने वाली है। अब कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन खुद को एक व्यापारी की तरह ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल कर सके और कम से कम कीमत पर, बिल्कुल कम से कम कीमत पर सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सके। उस समय सूती कपड़े और रेशमी कपड़े की सूत की और रेशमी वस्त्रों की बहुत बहुत मांग थी। महंगा भी बहुत था। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। कितना हो चुका था? 2 गुना हो चुका था। और 1865 से पहले, कब? 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। कंपनी क्या करती थी? ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। इन चीजों के बदले क्या करती थी? सामान खरीदा करती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही
निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर भी हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजों को कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। ना चाहते हुए भी कंपनी को ही बेचनी पड़ती थी जबरन। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। आज के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है। क्यों? क्या कारण है उसका? देखो, किसी भी फसल को ले लो आप, गोभी की फसल ले लो, आलू की फसल ले लो, गन्ने की फसल ले लो, कपास की फसल ले लो, नील की खेती। अभी हम नील की खेती के बारे में ही बात करेंगे। किसी भी खेती की बात कर लेते हैं हम, ठीक है? किसी भी खेती। अब किसी वस्तु की भी खेती करने के लिए, मानो गेहूं की खेती करनी, तो गेहूं की खेती करने के लिए क्या चाहिए? धान की खेती करने के लिए क्या चाहिए? धान की खेती करने के लिए क्या? पानी की आवश्यकता होती है। ज्यादा धान की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। इसलिए देखा होगा आपने, सिंचाई, जो सिंचित एरिया है उसी में खेती ज्यादा होती है। ये है ना काशीपुर वाला एरिया, जसपुर वाला, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे सिंचाई दे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? मिट्टी कैसी है? यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, सिंचित मिट्टी है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, तो वहां पर इसलिए खेती बहुत अच्छी होती है। गेहूं अच्छा होता है, चावल अच्छा होता है, गन्ने की खेती अच्छी होती है। इधर उत्तर प्रदेश का इलाका हो गया, खेती बहुत की जाती है। और एक खेती करने के लिए अच्छी जमीन चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, और फिर किसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। खेती करने के लिए क्या चाहिए? किसान को पैसा चाहिए। और किसान के पास पैसा नहीं हो पाता, इसलिए वे क्या करता है? वह साहूकार से लोन ले लेता है। क्या ले लेता है? साहूकार से लोन उठा लेता है। और आजकल बहुत सारी कंपनियां जो किसानों को लोन दे रही हैं। अब लोन लेके किसान ने क्या किया? अच्छा बीज खरीद के लाया, भूमि देखी, अगर उसके पास भूमि है तो ठीक, नहीं है अगर उसके पास भूमि तो क्या किया? उसने किराए पे ले ली, रेंट पे ले ली, बटाई पर ले ली, इसको क्या बोलते हैं? बटाई पर ले ली। अब उसको जब खेती ले ली, अच्छी खेती ले ली, अब उसमें अच्छा बीज खरीद के लाया, बीज बोया, तो इससे होता क्या था? देखो, जब किसान खेती कर लेता है, किसी साहूकार से उसने लोन लिया और खेती शुरू कर दी। अब क्या है? फसल कटाई का समय आ गया, फसल काटनी शुरू करी। अब एक दिक्कत और होती थी। क्या होती थी दिक्कत किसान को? कि उसे अपना जो भी उसने उस भूमि पे उगाया है वो उसी साहूकार के यहां बेचना पड़ता था, उसी जबरन। ये कंडीशन थी भाई साहूकार की, कि जितना भी माल आप खेत में उगाएंगे वो सारा हमारे पास ही बेचेंगे। किसके पास बेचेंगे? हमारे पास ही बेचेंगे। और साहूकार क्या करता था? साहूकार उसको कम कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर खरीदता था। और यही पॉलिसी अंग्रेजों ने भी अपनाई। कैसे? देखो, जल्दी क्या जाहिर होने लग गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही कम कीमत पर क्या चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर गया था। भाई जो कारीगर थे उनका उत्पादन गिर गया था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में अकाल पड़ा, 1770 में अकाल पड़ा, और अकाल में बंगाल की 1 करोड़ लोग, बंगाल के लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतर गए, मौत की नींद सुला दिया गया इस अकाल ने। लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अब खेती में क्या है? खेती में सुधार की जरूरत थी, खेती में सुधार की जरूरत थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। आखिरकार कंपनी ने 1793 में, 1793 में क्या किया? स्थायी बंदोबस्त किया। स्थायी बंदोबस्त। अब ये क्या करते हैं? स्थायी बंदोबस्त बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या किया? देखो, स्थायी बंदोबस्त में क्या किया अंग्रेजों ने? क्यों? क्योंकि देखो क्या है, खेती में सुधार की भी जरूरत थी, तो इसके लिए क्या किया गया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में मान्यता दी गई? जमींदार। इस बंदोबस्त के तहत क्या किया गया? इस बंदोबस्त के तहत
जमींदार की मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। क्या किया गया भाई, क्या करेंगे, किसानों से लगान वसूलेंगे और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप में तय की गई। ध्यान देना बच्चे, राशि स्थायी, इसमें राशि कैसे कर दी गई, स्थायी राशि तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता, चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो फिक्स हो गया हो गया, एक बार जो फिक्स हो गया हो गया, चेंजेस नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि इनमें उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। अंग्रेजों को क्या लगता था, अंग्रेज बड़े चालाक थे, लॉलीपॉप दिया नहीं। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह को क्या सैंडी लगाई होगी कि मुगल बादशाह ने क्या किया, बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सैंडी लगाई होगी कि बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। और अंग्रेजों को लगता था क्या कि नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। भाई पैसा फिक्स कर दिया तो वो नियमित रूप से मिलता रहेगा। जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली तो नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। लेकिन समस्या क्या थी, समस्या क्या थी, मगर इस स्थायी बंदोबस्त में समस्या क्या थी, देखो स्थायी राशि कर दी गई, पैसा फिक्स। तो अगर जमींदारों को उत्पादन होगा, उत्पादन उनका अच्छा हुआ तो अंग्रेजों को जो राजस्व मिलेगा वो तो फिक्स है ना। अगर उत्पादन बढ़ेगा और राजस्व तो फिक्स है, फायदा किसका हुआ, फायदा जमींदारों को होगा। समस्या देखो क्या थी, स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। क्यों, कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर पा रहे थे। भाई खेती में क्या थी, खेती में सुधार की जरूरत थी, लेकिन जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, फिक्स किया था, वह इतना ज्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हुआ करती थी। जमींदारों को भारी परेशानी हुआ करती थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, भाई जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो गए, भाई टैक्स इतना था कि विफल हो गए चुकाने में, चुका नहीं पाए, तो क्या होता था उनके साथ, उनको भी सेंडी लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी, उनको भी सेंडी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे, उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। उनकी जमींदारी क्या करते थे, छीन ली जाती थी। जैसे अभी भी है ना, अभी भी क्या है, कोई अफसर, कोई सरकारी अफसर किसी भी महकमे का हो, अगर वो है रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए या कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, कोई घोटाले में पकड़ा जाए, तो उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहां पे भी क्या थी, जो जमींदार राजस्व देने में विफल हो जाते थे, उनको उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम करती थी। नीलामी, अब देखते ना, आप लोन पे गाड़ी ले लो, लोन मत चुकाओ, तो क्या करेंगे, एक किस्त पे, दो किस्त पे, तीसरी किस्त पे वो क्या करेंगे, गाड़ी को खींच लेंगे। या फिर आपने मकान लिया, आपने मकान को क्या किया, लोन पे ले लिया आपने मकान, अब आपने उसकी किस्त नहीं चुकाई। किस्त अगर आप नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, फिर उस बैंक को मकान को नीलाम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या थी, जमींदारों की जिम्मेदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, बाजार में क्या हो गई, कीमत बढ़ने लगी अचानक, और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। अब देखो, जब
खेती अच्छी होने लगी, विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार हो आया। भाई जमींदारों की आमदनी में क्या हुआ? सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। भाई कंपनी को क्यों नहीं फायदा हुआ? क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो ये लगाया था, स्थायी बंदोबस्त लगाया था, ये क्या था? फिक्स था। ये फिक्स था, इसलिए कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी, बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसान को जो लगान चुकाना था, किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था, और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। भाई लगान तो बहुत ज्यादा था और अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान बहुत ज्यादा लेकिन अधिकार सुरक्षित नहीं है। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। भाई किसान क्या करेगा? अब लगान नहीं चुका पाएगा तो क्या करेगा? वो साहूकार से कर्जा लेगा, कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? बेदखल कर दिया जाता था, अगर वो लगान नहीं चुका पाता था। अब एक नई व्यवस्था की जरूरत थी। अंग्रेजों को क्या लगा? भाई अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लगाया, जो कि क्या था? फिक्स था। उससे जब अब खेती अच्छी होने लगी, उत्पादन अच्छा होने लगा, तो जमींदारों को फायदा होने लगा, लेकिन अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये क्या थी? अंग्रेजों की बड़ी समस्या बन गई। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा? क्यों? क्योंकि स्थायी राशि थी, फिक्स थी, लेकिन अब एक नई व्यवस्था की जरूरत थी। तो एक नई व्यवस्था निकल कर आई 19वीं सदी के शुरुआत में। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बार जमींदारों ने सेंडी लगा दी थी। भाई अंग्रेजों को लगता था एक स्थायी बंदोबस्त लगा देने से एक फिक्स अमाउंट हमारे पास आता रहेगा, जो उससे क्या होंगे? हमारे कंपनी के सारे खर्चे निकलते रहेंगे और काम धंधा बढ़िया मस्त चलता रहेगा। लेकिन हुआ उल्टा ही। तो उन्होंने, अब अंग्रेजों ने क्या सोचा? एक नई व्यवस्था, क्योंकि उनको यकीन हो चुका था राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी था। जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है? भाई आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उस पैसे में ज्यादा चीजें कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, ज्यादातर उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, के लिए होल्ट मैकेंजी कौन आया? अभी तक हम कौन सैंडी लगा रहा था? कौन था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, स्मार्ट बहुत था। है? क्या तेरा बॉयफ्रेंड था? तेरा था? देखो, जवान हो बेशक, जवानी के मजे लो, लेकिन मजे लेने में और भविष्य बर्बाद करने में फर्क पता होना चाहिए। समझ गए? अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है तो मन लगाकर पढ़ो, क्योंकि पढ़ने का मौका सभी को नहीं मिलता बच्चे, सभी को नहीं मिलता। समझ पाए? ठीक है। होल्ट मैकेंजी कौन है? होल्ट मैकेंजी। अभी तक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। देखो, होल्ट मैकेंजी ये क्या था? ये भी एक अंग्रेज था। क्या था? अब अंग्रेजी में बताओ, सेंडी लगाना किसे कहते हैं? सेंडी लगाना, सेंडी लगाना की अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सेंडी लगाना। ए बांडिया बताएगा, तो बता रहे। अब देखो, शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए
और पैसे की जरूरत हो तो क्या करना पड़ता, स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम तो नहीं चलने वाला। तो कहा क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने क्या किया, एक नई व्यवस्था तैयार की। क्या की, एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे लागू किया 1822 में। 1822 में लागू किया। और मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। गांव क्या है, गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। और गांव में भाई शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, शासन की सबसे छोटी इकाई गांव, प्रधान, गांव में प्रधान और शहर में पार्षद। उस व्यवस्था को, जो नया व्यवस्था तैयार की गई होल्ट मैकेंजी ने, उसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को क्या विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया। होल्ट मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने क्या किया, गांव गांव में धूल फाकी। धूल कैसे फाकते हैं, अभी देखो क्या है, अभी तरबूज खरबूजे का सीजन आने वाला है। उनको क्या बोलते हैं, जायद की फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायद की फसलें बोलते हैं। 3 से 4 महीने में फिनिश हो जाती है। तो अभी लोग, अभी किसान क्या करेंगे, कर्जा लेकर फसल लगाएंगे। और कहां लगते हैं खरबूजे तरबूज, नदियों के किनारों पर, रेत में उगते हैं। किसमें उगते हैं, रेत में। रेतीली मूंगफली, मूंगफली रेतीली जगह पर उगाई जाती है। अब उगाया भाई, कर्जा लेके किसानों ने उगाया, पता लगा बारिश आ गई। अब बारिश आ गई तो फसल बह गई, नुकसान। फिर क्या करेंगे, उसको निपटाने के लिए और कर्जा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा ही तो होता है। दूसरी कंडीशन, फसल अच्छी हो गई, चलो पानी नहीं आया, बरसात नहीं आई, फसल अच्छी हो गई, लेकिन इतनी अच्छी हो गई कि जब उसको मार्केट में बेचा गया तो पैसा ही नहीं मिला, सस्ता हो गया बहुत, तभी सत्यानाश। ये क्या है, जुआ है, गैम्बलिंग है। क्या है, जुआ। इस व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया और कलेक्टरों ने गांव गांव जाकर क्या किया, दौरा किया, जमीन की जांच की, जमीनों की जांच की, खेतों को मापने लगे और विभिन्न जगहों के रीति रिवाजों को दर्ज करने लगे। अब रीति रिवाज देखो बहुत महत्वपूर्ण थे, रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हर चीज का ब्यौरा रखा जाने लगा। होल्ट मैकेंजी के आदेश पर क्या हुआ, हर चीज का ब्यौरा रखा जाने लगा। कलेक्टर गांव गांव जाकर जमीन नापते थे, खेत नापते थे, कितना किसके पास खेत है, कौन कौन सी फसलें बोते हैं, रीति रिवाज क्या क्या है, यहाँ के क्या क्या रीति रिवाज है। अभी होली है, अभी नील की खेती होगी। मालूम है आपको, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नील की खेती, जो अभी होली ये बीती है ना, आज होली है, आज ही होली, आज रंगोत्सव है। क्या था आज, अभी कल 14 मार्च है, आज कल 13 मार्च था, कल होलिका दहन था और आज रंगोत्सव मनाया गया। रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण है, तो रीति रिवाजों को भी दर्ज किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया है। क्या लगाया गया, हिसाब लगाया गया। इस व्यवस्था को स्थायी रूप से तय किया गया। इस व्यवस्था को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया। जैसे 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, उसमें क्या था, स्थायी राशि क्या थी, राशि स्थायी फिक्स थी। लेकिन जो होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसके तहत कलेक्टरों ने गांव गांव जाकर क्या किया, खेतों को नापना शुरू किया, उसकी उपजाऊ कितनी है, सिंचाई क्षेत्र कितना है, गांव का क्षेत्र कितना है, जंगल का क्षेत्र कितना है, और यहाँ के रीति रिवाज क्या है, सबको नोट करना, दर्ज किया गांव गांव जाकर। और लेकिन राजस्व को स्थायी नहीं तय किया, राजस्व स्थायी नहीं रखा उसने, फिक्स नहीं रखा भाई। क्योंकि जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर। बहुत तेज था ये होल्ट मैकेंजी, लल्लू पंजू नहीं था, तेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं था।
देखो तय क्यों नहीं किया गया? ताकि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई, संशोधन की गुंजाइश रखी गई। अब देखते ना आप संविधान संशोधन हमारे देश में, देखते ना आप क्या होते हैं, संविधान संशोधन होते हैं। जो संविधान है जिस पर हमारे सारी व्यवस्था चलती है, हम क्या संविधान को ही तो मानते हैं। लोकतांत्रिक भारत है हमारा, क्या है, लोकतांत्रिक है, लोगों का तंत्र। लोग प्रतिनिधि को वोट देकर चुनते हैं और वो कहां जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, और राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल। ये क्या है, सिस्टमेटिक है और सभी संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन इस व्यवस्था को भी बिल्कुल क्या किया गया, स्थायी नहीं रखा गया, और समय समय पर, ताकि इसमें क्या हो सके, समय समय पर संशोधन किया जा सके, और संशोधन हुए भी हैं। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय, देखो इसमें क्या था, इसमें जमींदार था भाई, स्थायी बंदोबस्त में जहां पर इस राशि क्या थी, फिक्स थी, टैक्स क्या था, फिक्स था, इसमें जमींदार को रखा गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने देखो एक तो राशि फिक्स नहीं रखी, जरूरत के अनुसार संशोधन किया जा सकता था। और होल्ट मैकेंजी ने क्या किया, ये जिम्मा जमींदारों को ना देकर मुखिया को सौंपा। मुखिया जैसे परिवार का भी मुखिया होता है ना, तो गांव का भी मुखिया होता है। गांव में क्या होता है, प्रधान। शहर में कौन होता है, शहर में होता है पार्षद। मुखिया को दिया गया। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया, इसको तो कहा गया स्थायी बंदोबस्त, और इस व्यवस्था को क्या कहा गया, इस व्यवस्था को कहा गया महालवारी बंदोबस्त। महालवारी बंदोबस्त, इस व्यवस्था को कहा गया महालवारी बंदोबस्त। अब एक नई व्यवस्था निकल के आई, मुनरो व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, मुनरो व्यवस्था। देखो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे कहा गया रैयतवार। उसको क्या कहा गया, रैयतवार। उसे कहा गया रैयतवार या रैयतवारी नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ, अब ये टीपू सुल्तान कौन था, टीपू सुल्तान कौन था, रीड ने क्या किया, टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में, कंपनी द्वारा जो कुछ इलाके अपने कब्जे में लिए गए थे, उनमें से कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया। थॉमस मुनरो ने व्यवस्था को विकसित किया। किसने किया व्यवस्था को विकसित, थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया, और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को क्या लगता था, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से क्या करते आ रहे हैं, जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति, मुनरो का क्या मानना था, मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ ही सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। भाई नई नई जब लागू हुई तब कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जैसे 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 वो व्यवस्था लागू होती चली गई, लागू होती चली गई और फैलती चली गई, तो समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में, जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया।
भाई आमदनी बढ़ाने के चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, जब बाप खड़ा है टक्कर में। जमीन से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। भाई जब राजस्व इतना बढ़ जाएगा तो किसान चुका कहां से पाएगा। तो किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। अब कहीं सूखा पड़ जाए, देखो क्या होगा। मैंने कई किसानों को देखा है क्या कि वो ये जायद की जो फसलें होती है, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गांव की भाषा में उत्तर प्रदेश में कुछ जो है गांव है, गांव की भाषा में पलेज। तो 3 से 4 महीने जायद की फसलें होती है। उसमें क्या लगाते हैं, खरबूजा लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, ककड़ी, करेला, टिंडे। टिंडे सुना है, टिंडे? कौन कौन किस किस को अच्छे लगते हैं टिंडे? हाँ, तो ये सब फसलें उगाते हैं, खरबूजा, तरबूज। बारिश से अगर बारिश होगी, पीक में जाके बारिश हुई तो क्या होगा, फसल खराब हो जाती है। बारिश पड़ने से फसल खराब हो जाती है। बारिश हो गई या ज्यादा बारिश हो गई तो नदी का स्तर क्या है, बढ़ जाता है। और ये फसलें क्या होती है, नदी के किनारे पे होती हैं। तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो बह जाएंगी, तो नुकसान किसको होगा, किसान को होगा। तो राजस्व, एक तो राजस्व पहले से बढ़ा हुआ है और ऊपर से ये खेती का नुकसान हो गया, तो और भी दिक्कत हो गई। और भी दिक्कत हो गई। तो इससे क्या होता है, किसानों में समस्या उत्पन्न हो जाती है और किसान राजस्व चुका नहीं पाते। तो और फिर उनको क्या, कोई तो क्या करना पड़ता है भाई। किसी किसी में तो देखो आत्महत्या कितनी बढ़ी, किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं नहीं सुनते हैं आप, आज उन किसान ने आत्महत्या कर ली। तो ये समस्या है। और कुछ किसान क्या करते हैं, भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों के गांव वीरान हो गए थे, क्योंकि जब गांव से छोड़ रहे थे किसान तो वीरान ही होंगे, वीरान ही होगा। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था को किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका मानना था ऐसा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनका मानना था ऐसा, इससे क्या होगा भाई, नई व्यवस्था अगर लाएंगे तो क्या होगा, उद्यमशील किसान बना देगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, फेल हो गया मामला। अच्छा, यूरोप के लिए फसलें महत्वपूर्ण थी। यूरोप, अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया था कि ग्रामीण इलाकों में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती, अफीम, चरस, गांजा, अफीम और नील की खेती, अफीम और नील की खेती। नील का नाम सुना है? नहीं सुना? नील किसे कहते हैं, नील? प्राकृतिक रंग सुने आपने, प्राकृतिक रंग? देखो समझा दें, ठीक है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने क्या किया, अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, किसी ना किसी फसल के लिए मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला इलाका, गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। भाई मद्रासी चावल खा के देखना, कभी मजा आ जाता है। अरे अलग ही मजा आता है, खा के देखना, कल ही खाया मैंने। हाँ, मद्रासी लेके आए थे। अब देखो ये कैसे किया। अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति, इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। नील, क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह से पैदा किया जाता था? भाई नीला रंग कैसे पैदा किया जाता? आपको जानकर हैरानी होगी, इसका भी क्या एक पेड़ होता है, पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है।
वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापे में इस्तेमाल किया जाता था। नीला रंग भारत में उगने वाले नीले पौधे से ही तैयार किया जाता था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारत हमारा सबसे बड़ा, इतना बड़ा कि मजा ही आ जाए। अच्छा, भारत में नील की मांग क्यों थी? भारत के नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों से ही उगता है। भाई पौधे जलवायु के हिसाब से उगते हैं। अब आम का देखो तो सीजन होता है, सीजनेबल होते हैं ना, कुछ कुछ पौधे क्या सीजनेबल होते हैं, सीजन में ही। और जलवायु कैसी चाहिए, तो नील का जो पौधा है उसके लिए कैसे इलाके की जरूरत है? उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता था। 13वीं सदी तक 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। भाई अभी भी आज देखते ना आप कटेरा मार्केट में जाना, अगर आप हरिद्वार में रहते हैं तो कटेरा मार्केट में जाना, देखो वहां पे जो है ना कई दुकानों के आगे लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं कलर करने के लिए। आजकल तो सिंथेटिक कलर भी है, रासायनिक रंग, प्राकृतिक रंग होते हैं, सिंथेटिक रंग होते हैं, कृत्रिम रंग, हाथ से बनाए हुए रंग, कृत्रिम हाथों के द्वारा जिसके हाथ नहीं होंगे तो वो कैसे बनाएगा? तूने रमेश बिश्नोई का नाम सुना है? जोधपुर का है वो, पता है? वो तू जितने काम हाथ से कर सकता है ना, जितने काम हाथ से और पैर से दोनों से मिला के नहीं कर सकता, वो बंदा, उसके हाथ नहीं है लेकिन वो दोनों पैरों का इस्तेमाल इतने उसने अभ्यास। देखो मेजर ध्यानचंद क्या करता था? मेजर ध्यानचंद था, कौन था मेजर ध्यानचंद? हॉकी का जादूगर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? जैसे क्रिकेट में कौन है? क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, ऐसे ही हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ओलंपिक हो रहा था एक बार, ओलंपिक हो रहा था तो उसने क्या किया? गोल नहीं कर पा रहा भाई मेजर ध्यानचंद, लंच टाइम हो गया, लंच टाइम तक कोई गोल नहीं किया भारत ने। अब प्लेयर कहने लगे ध्यानचंद क्या हो गया भाई, क्या बात होगी, आज तेरे से गोल नहीं हो रहा, रोटी वोटी नहीं खा के आया क्या? तो ध्यानचंद ने कहा ये गेम रोक दो भाई। तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहा? उन खिलाड़ियों ने कहा पागल हो गया है, ओलंपिक है, कैसे रोक देंगे गेम? ध्यानचंद बोला मुझे नहीं पता, गेम रोक दो और ये गोल कोर्स को साला नपवाओ। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं जानता, ये गेम रोक दिया जाए। तो फिर रेफरी आया, क्या हो गया भाई, क्या बात है? कि ऐसी ऐसी बात है, ये गोल कोर्स नपना चाहिए। अब जब गोल कोर्स को नापा गया तो वो 2 फुट छोटा निकला। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेजर ध्यानचंद की अभ्यास वो रेल की पटरी के ऊपर करता था, इसलिए स्टिक उसकी बॉल से एकदम चिपक के चलती थी, बिल्कुल चिपक के। अभ्यास, क्योंकि उसका अभ्यास क्या था? खतरनाक था, एकदम साइंटिफिक था, नपातुला, इसलिए उसने कहा नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा क्या उष्ण कटिबंधीय इलाके में उगता था और उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती थी, उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक नया पौधा हुआ, वोड, वोट नहीं वोड, वोड, वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता था। ये कहां था? ये तो उष्णकटिबंधीय था, लेकिन ये जो पौधा है ये कहां पर? शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ
प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे, नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। मगर कपड़े रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। अब जो चीज पसंद आ गई वो छोड़ थोड़ी सकते हैं, है ना? छोड़ दोगे? अभी तुमने इतनी मेहनत से गर्लफ्रेंड को पटाया, तुम छोड़ दोगे? नहीं ना, कितनी मेहनत लगाई। तो कपड़े रंगने वालों को तो नील ही पसंद करते थे, नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। जो वोड से रंग मिलता था वो क्या था? बेजान था और फीका था। लेकिन जो नील से कलर मिलता था नीला, वो एकदम स्ट्रॉन्ग, बढ़िया था। 17वीं सदी तक आते आते 17वीं सदी तक आते आते यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए उस पाबंदी में लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबेरियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। नील की मांग इतनी बढ़ गई कि ये नील की खेती करने लगे। भाई खरबूजे को देख के तो रंग बदलेगा ही ना, मरता क्या ना करता, नहीं? तो उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भारतीय भागों में नील के बागान सामने आ गए थे, क्योंकि नील की मांग बहुत बढ़ गई थी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। मांग और तेजी से बढ़ने लगी रंगाई की। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान, जब नील की मांग और बढ़ने लगी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से लेकर 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, भाई भारत में क्या हो, ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, नहीं मालूम तेरे को कब हुई थी? देखो, सारी राम कथा खत्म हो गई, लेकिन ये कह रहा है कि अमिताभ बच्चन का बाप कौन था। कौन बनेगा करोड़पति खेल ले है? कौन बनेगा करोड़पति, नहीं देखा? इससे पहले की परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को बदल डालो। समझ पाए? नहीं समझे? देखो, पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। देखो, कभी देखा पानी को अपना रास्ता बनाते हुए देखा तूने कभी कि पानी चल रहा है पीछे पीछे पानी चल रहा है और आगे आगे जो है बिल्डोजर अपना रास्ता जो है बनाता हुआ चल रहा है? देखा कभी ऐसा? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, मेरी लहर लहर पर लिखी है अमर देश कहानी। सुना है भजन? सुना है ये? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आज देखो होली थी, कितने लोगों ने जो है ना रंग साहब इतना मजे लिए, ठीक, और उसी रंग को जो है ना गंगा जी में जाके दूषित कर दिया और साबुन लगा के चमक धमक के, और फिर कहते हैं हर हर गंगे जय मां गंगे। है ऐसा ही है। देखो, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि
यूरोप में नील की बहुत मांग बढ़ रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना है, जिसने सेंडी लगाई थी और बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। किसने? मुगल बादशाह ने। मुगल बादशाह ने बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। और अब भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ब्रिटेन में नील की मांग बहुत ज्यादा थी और 18वीं सदी में अब अंग्रेजों को लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, भाई भारत में भी जो है ना नील की खेती करनी चाहिए, भारत में भी नील की खेती करनी चाहिए। और बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। दुनिया के बाजारों पर छा गया था बंगाल में पैदा होने वाला नील। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% था। कितना था? 95, 95 हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? 95। 5 कम 100 नहीं बोल सकते। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 95। देखो साहिल पर खड़े होकर, ऐसे ना खड़े हो साहिल, साहिल पर खड़े होकर जो तमाशा देख रहे हैं, साहिल पर खड़े होकर जो तमाशा देख रहे हैं, कह दो उनसे अभी तो हमने लहरों के साथ खेलना शुरू किया है। लहरों के साथ खेलना शुरू किया है और लहर लहर पर लिखी है अमर देश कहानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। समझ पाए? 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। भाई कंपनी के अफसर भी और व्यावसायिक एजेंट, दलाल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दलाली। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, पैसों के चंद टुकड़े डाल दिए और दलाली करना शुरू कर देते हैं, चाटने लग जाते हैं पैसों के कुछ टुकड़ों पर। नहीं, आप नहीं करना ऐसा, ठीक है? देखो आप सरकारी नौकरी जाए लगेंगे, अगर आप सरकारी नौकरी में लगेंगे या ना भी लगे, लग जाए ना लगे, वो आप पे वो है। देखो लगना ना लगना आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। लगना ना लगना आपके हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। चाहोगे तो लगेगी, चाहो और पालो। सीधा एक फंडा आएगा, चाहो और पालो। अब नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने क्या किया, नील में अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। देखो आप वो बिजनेस में आ गए, मतलब नील की खेती में ध्यान देने के लिए क्या किया, अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए। समझ पा रहे हैं ना? देखो जिस नील की खेती को करने का अभी सत्यानाश चौपट भी होगा, अभी चौपट भी होगा, अंत तक जाओगे ना तो किसका चौपट होगा देख लेंगे। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड के लोग और इंग्लैंड के लोग भी बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्हें नील के बागान लगा लिए। क्या कर लिए? नील के बागान लगा लिए। अब देखो बाहर से आके खेती कर रहे हैं, नील की खेती। इतनी मांग है नील की कि बाहर से लोग आए और भारत में आए और नील की खेती की। इतने मतलब भारत क्या घास चरने गए थे भारतीय लोग? भाई अंग्रेजी शासनकाल था ना, है ना? क्या था? अंग्रेजी शासनकाल था और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने लगे। भाई कंपनी ने भी कर्जा दिया और नए नए बैंक भी
कर्जा देने लगे। अब आज देख लो आप, आजकल कितने बैंक है, देना बैंक, लेना बैंक, कौन सा बैंक, इसका बैंक, उसका बैंक, मेरा बैंक, तेरा बैंक, है ना, ऐसा ही है। अच्छा, देखो ये पूछ रहा है कि ये नील की खेती होती कैसे थी। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो तेरा, नील की खेती कैसे होती है, कैसे होती थी नील की खेती। नील की खेती दो मुख्य, नील की खेती के दो मुख्य तरीके हैं। दो मुख्य तरीके कौन कौन से, एक तो है निज, एक निज, दूसरा है रैयती। कौन सा है, रैयती, दूसरा है रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निज खेती की व्यवस्था में क्या था, बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर, रेंट पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। खुद नहीं करते थे, मजदूरों को लगाकर। समझ पाए। और निज खेती में समस्या क्या थी, देखो निज खेती में समस्या क्या थी, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहां वहां छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। बड़े बड़े भूखंडों को, भाई एक चीज आप बताओ, इतनी जनसंख्या है, नील का उत्पादन कितना हो रहा है, नील की खेती कितनी मांग हो रही है नील की, तो नील की खेती के लिए भी बड़े बड़े भूखंड चाहिए। भूखंड धरती, खेत, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भूखंड, भूधरा बोलते हैं ना, भूधरा, भूखंड, तो भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहां से मिल सकती थी, उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए। पट्टे पर, लीज, आजकल देखते हैं ना आप, कई होटल देखेंगे आप हरिद्वार में लीज पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, एक तरह से क्या होता है, किराया होता है। जैसे आप किराए पे रहते हैं ना, किराएदार क्या होता है, किराएदार भाई 11 महीने का एग्रीमेंट कर लिया, 11 महीने तक का ही होता है जैसे। लेकिन लीज क्या होती है, लीज होती है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लीज पर ले लिया। उसमें कंडीशंस होती हैं अपनी अपनी। तो प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। देखो जमीनें लीज के लिए प्रयास किए और वहां के जो किसान थे उनको हटवा दिया। इससे क्या हुआ, अब आप एक चीज बताओ, आए मुंह उठा के आ गए जी, क्या है जी, नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द हमें जो ना पट्टे पर क्या है, जमीन चाहिए। ये गांव के लोग हैं, इनको क्या करना, गांव के लोग हटा दो। कितना पैसा दोगे, इतना पैसा देंगे, कितना दोगे, ये लो, कुछ खर्चा पानी लगा के इनको हटा दो। अब इससे हुआ क्या, अब खर्चा पानी लिया और कर दिया सफा, कर दिया सफा। अब इससे हुआ क्या, टकराव आ गया। इस चीज में समस्या क्या आ गई, इससे समस्या आ गई टकराव और तनाव पैदा होने लगा। दोनों दोनों पार्टी के बीच क्या, टकराव पैदा होने लगा, समस्या पैदा। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। भाई नील की खेती बड़े इलाके में, भूखंड पर अगर नील की खेती करेंगे, मजदूरों से करवाएंगे, तो एक समस्या रहेगी ना, मजदूरों की मेन पावर तो चाहिए ही चाहिए, मेन पावर चाहिए। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी और मजदूरों की जरूरतें भी ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। एक तरफ तो किसान क्या है, धान की खेती में व्यस्त है और उसी समय मजदूरों की जरूरत है नील की खेती के लिए। तो दोनों टाइमिंग क्या है, सेम है, तो समस्या तो होगी। सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान को धान की खेती के, किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत होती। भाई निज खेती के लिए बहुत सारे हल चाहिए, बैल चाहिए। 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए होते थे। अगर आपको 1 बीघे जमीन में नील की खेती करनी है तो कितने बैल चाहिए, 2 बैल चाहिए। हल, बैल क्या करेंगे, हल चलाएंगे। बैल बुद्धि है
इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1,000 बीघा जमीन हुई तो उसे कितने 2,000 हल चाहिए की जरूरत होगी। अगर 2,000 हुई तो 4,000 बैल की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पैसा नहीं था तो हलों को खरीदना और उनका रखरखाव, बैलों को रखरखाव करना बहुत बड़ी समस्या थी। किसान से भी हल नहीं मिल सकते थे, किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तो धान की खेती में व्यस्त है ना। वही धान की खेती के लिए क्या करनी है, जमीन की सिंचाई करनी है, खुदाई करनी है, तो किससे करेंगे? बैल से करेंगे। और बैल किससे करेंगे? बैल से नहीं करेंगे। बैल में क्या करते हैं, वो हल लगाते हैं और हल जुताई करते हैं। हल देखा है ऐसे होता है, ऐसे। जैसे गणेश जी की देखिए, गणेश जी देखे हैं आपने? गणेश जी वर्क तुंड महाकाय, है ना? तो हल ऐसा होता है, समझ पा रहे हैं कैसा होता है हल? ऐसा। और जमीन में गड़कर चलता है। और आपने देखा होगा क्या, प्राचीन काल में हल किसके थे? लकड़ी के थे। और जैसे जब लोहे का हल आया, लोहे का जब हल आया तो क्या हुआ, जमीन की खुदाई गहरी से होने लगी। भाई जो जमीन थी जिसपे हम खेती कर रहे थे उसकी खुदाई गहरी होने लगी, और वो हल गहराई तक क्या खुदाई करने लगा। जिससे गहराई तक खुदाई हुई तो क्या हो, जमीन उपजाऊ हो गई। जमीन उपजाऊ होने लगी, और जमीन उपजाऊ हुई तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, कृषि का उत्पादन बढ़ा। इसलिए जब से वो हल आया लोहे वाला, तब से 4 चांद लग गए खेत में। आजकल तो एक से एक चीज आ रही है खेती के लिए, एक से एक इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। ट्रैक्टर देख लो, छोटा सा है ना। अभी आज के आने वाले समय में जो है ना, इतना बड़ा ट्रैक्टर भी होगा साइकिल के बराबर, खुदाई करने के लिए। बहुत सारी चीजें क्या है, आधुनिक भारत है हमारा। आज क्या है, आधुनिक भारत है। और हम लोग बुलंदियों पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कह रहे हैं क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा वो है, हम्म, कौन सा वो चल रहा है ये काल? हाँ बताओ, नहीं मालूम? चलो छोड़ो, जाने दो, क्या करोगे जानकर। खामोशी हमारी तुम समझोगे नहीं, और हम तुम्हें बताएंगे नहीं। तो समस्या थी ना, क्योंकि उसी समय किसानों को जरूरत थी हलों की, और उसी समय नील की खेती के लिए जरूरत थी। क्योंकि हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। बाकी जो जमीन थी भाई, इसमें कितनी थी? 25%। इस व्यवस्था के तहत 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयतों की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी? रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध एग्रीमेंट, सट्टा बोलते थे जिसको, करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरह समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। भाई तुम समझौता कर लो, तुम क्या कर लो, एग्रीमेंट कर लो। क्या कर लो? एग्रीमेंट। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। क्या मिल जाता था? नगद कर्जा मिल जाता था। और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। किसके ऊपर होता था? काश्तकारों के ऊपर होता था। काश्तकार कौन होते हैं? काश्तकार कौन होते हैं? काश्तकार अब्बा हैं आपके, है ना? कौन है? काश्तकार अब्बा हैं। नहीं है? अब देखो क्या हुआ, जब कटाई के बाद फसल
बागान मालिक को सौंप दी जाती थी। कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। जब फसल सौंप दी और उसको फिर क्या है, नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था, साइकिल एकदम। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, जो किसान इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे पहले, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। जल्दी ही समझ में आ गया उन्हें ये कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। नील की खेती के लिए जो नील का पेड़ होता है उसको उगाने के लिए क्या है, समस्या क्या आती थी कि नील की खेती की परेशानी बहुत सारी थी। क्यों थी? क्योंकि उसके जड़ें बहुत गहरी थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील का पौधा है, अब नील का कोई पौधा जो इतना बड़ा है, अब उसकी ग्रोथ इतनी हो रही है, अब अगर उस पौधे की ग्रोथ इतनी होगी तो जड़ ज्यादा इतनी जाएगी जमीन के अंदर। लेकिन अब कोई पौधे की ग्रोथ इतनी बड़ी हो रही है, इतना बड़ा कोई पौधा जा रहा है, तो गेहूं का पौधा आपने देखा है, धान का पौधा देखा है, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी जो रूट होगी, जड़ होगी, वो थोड़ी नीचे तक जाएगी, नीचे गहरी होगी। ऐसे ही नील का जो पौधा था उसकी हाइट ज्यादा थी, ज्यादा होने के कारण जो उसकी रूट थी, जड़ें थी, वो जमीन में गहराई से नीचे जाती थी। तो होता क्या था, तो उसकी जड़ें, जितनी भी मिट्टी में पोषक तत्व है उस जमीन में, जिस खेत जहां पे वो खेती की जा रही है, उस जमीन में जितने भी पोषक तत्व हैं, तो उसको सारा क्या है, चूस लेती थी, खींच लेती थी, सारी ताकत चूस ली। तो नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। क्यों? क्योंकि धान की खेती के लिए भी जो है ना पोषक तत्व की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत, सिंचित उपजाऊ जमीन की जरूरत है, और वो उपजाऊपन, वो सारी ताकत नील के पौधे ने खींच ली। अब वहां पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तब इससे हुआ क्या, तो फिर शुरू होता है नील रिवोल्ट, नील विद्रोह। क्या हुआ फिर होने लगा नील विद्रोह। नील विद्रोह, नील विद्रोह मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत ने नील की खेती करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तब बढ़िया पैसा आ रहा था तो फायदा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जमीन चुसती चली जा रही थी, तो समस्या आ गई, धान की खेती करी नहीं जा सकती थी। तब रैयतों ने क्या किया, नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें भी अपने बर्तन भांडे लेकर चल दी। कहा जी, आज तो हम कर देंगे फतेह, मातृ शक्ति है। कौन है हम? मातृ शक्ति जिंदाबाद। भाई मातृ शक्ति की जय जयकार है, लेकिन कुछ मातृ शक्ति में ऐसे भी हैं जो कि क्या है, अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रही हैं, और फिर उनका इलाज भी जो है ना समय समय पर होता रहता है। नहीं, देखो व्यवस्था ऐसी, हमारा कानून में जो संशोधन, कंपनी ने भी देखो संशोधन किया, भाई यहां पर संशोधन करना फिक्स कर दिया, संशोधन नहीं किया, स्थायी कर दिया, लेकिन यहां पर क्या फिक्स नहीं किया गया, संशोधन। ऐसे ही हमारे संविधान में भी संशोधन किए जाते हैं। जो भी कानून नए बनते हैं, पुराने कानून, सती प्रथा थी, सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह, वही विधवा की शादी नहीं की जा सकती थी, एक बड़ी समस्या थी। तो ये सभी घटनाएं क्या थी, इनसे इजाद पाया गया, संशोधन किए गए और इनको समाप्त किया गया। ऐसी एक नई व्यवस्था और निकल के आ रही है आजकल, है ना? कौन सी? कौन सी? डाउरी। हाँ, क्या लगता है आपको, एक बनना चाहिए कानून है? क्या सुझाव है आपका? आपका क्या है, नहीं मालूम?
अच्छा, सदन कितने हैं हमारे सदन? स्थायी सदन कौन सा है? नहीं मालूम। राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। हाँ, नील विद्रोह होगा फिर। क्या हुआ? नील विद्रोह। क्यों हुआ नील विद्रोह? क्योंकि देखो समस्या पैदा होने लगी थी। तो मार्च 1859 में बंगाल में क्या किया, हजारों रैयतों ने इनकार कर दिया, भाई नील की खेती नहीं करेंगे, विद्रोह कर दिया। तलवार एकदम सब लेके आ गए, चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति। महिलाएं भी अपने बर्तन भांडे, तीर कमान, चकला बेलने लेके कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। अब देखो क्या है, अब जो दलाल थे ना, दलालों की सुधाई होने लगी, उनकी तशरीफ लाल होने लगी। किसकी? जो दलाली करते थे, एजेंट थे, उनकी तशरीफ भी लाल की जाने लगी। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। सीधी बात, नो बकवास। काला कानून, ना वकील ना दलील, काला कानून पढ़ा है। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें फायदा बहुत हो रहा था। लेकिन नुकसान क्या हो रहा था? नुकसान तो किसानों को झेलना पड़ रहा था। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिली थी? भाई ताकत, एनर्जी तो कहीं ना कहीं से मिलती है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें ही नील किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। क्या किया? आमने सामने की। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे अपनी जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। नील के किसानों को यह भी लग रहा था, क्या लग रहा था? कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद, 1857 की क्रांति के बाद, बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सदियों में इलाकों का क्या किया? दौरा किया। जब यह समस्या बढ़ने लगी, बगावत की खबर फैल गई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया? सर्दियों में, खड़ी ठंड थी, एकदम कोहरा था, दौरा करना शुरू किया और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। रैयतों को क्या लगा? कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि क्या रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया। क्या खबर फैल गई? कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों
की दुर्दशा बागान मालिकों को की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े, पढ़े लिखे लोग भी नील के जिलों की ओर चल पड़े और व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना। अब सरकार क्या करती है, संशोधन करती है, अगर पब्लिक उसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, विरोध करती है, तो फिर क्या होता है, फिर एक कमेटी गठित होती है। क्या होती है, कमेटी, आयोग का गठन होता है। ऐसे ही नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जो नील आयोग बनाया गया था, नील आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं थी, रैयतों के लिए फायदा का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूद अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। अगर वे चाहें तो आगे से नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। एक्सपायरी डेट भाई हर चीज की होती है और चाइनीज माल ज्यादा टिकता नहीं है, इसलिए चाइनीज नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। इसके बाद क्या हो, धराशायी होने के बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे और 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण हुआ। किसका हुआ, कृत्रिम रंगों का निर्माण 19वीं सदी के आखिर में। कृत्रिम, हाथ से बनाए जाने लगे रंग, और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर, एक किसान ने उन्हें क्या कहा, चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया कि गांधी जी आप आए और हमारे जो नील किसानों की जो दुर्दशा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। और 1917 में हो गया खतरा। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा, नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। कि इसकी आंदोलन की, चंपारण आंदोलन। आज लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई भाई, आंदोलन हो गया। और आंदोलन के साथ ही जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हर हर महादेव।